जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार फोटो बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ का सेक्टर चालू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 10th क्लास में कुछ प्रमेय हैं जो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि यह परीक्षा में सीधे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय समझाएंगे और यह समझाएंगे कैसे यह पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, जिससे आपके परीक्षा में 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं और समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो एक त्रिभुज से संबंधित है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसे समझने के लिए हम लोगों को समकोण त्रिभुज को समझना जरूरी है। तो पहले हम कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में समझा दें, इसके बाद हम लोग अपने प्रमेय के आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम लेते हैं ए, बी और सी। यानी कि एक समकोण त्रिभुज ले। समकोण का अर्थ होता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें एक भुजा जो है वो 90 डिग्री का हो। यानी कि समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होता है कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक भुजा जो है या एक कोण कह सकते हैं कि 90 डिग्री का है, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और जो ये शेष दो भुजाएं बचती है, कोण ए और कोण सी, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी लिया, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, जबकि शेष दो अन्य कोण जो हैं वो न्यून कोण होंगे। यानी कि कहा जाए कि ये जो है इसका मान 90 डिग्री दिया जाता है, जबकि ये दो कोण हैं, ये दो कोण, इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि शेष दो अन्य कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि ये दो कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी इस तरह देखा जाए तो इसका परिभाषा होगा कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री जबकि शेष दो अन्य कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह समझते हैं आगे का पॉइंट। इसमें हम लोग समझेंगे अब कि इसमें किसे लंब, किसे आधार और किसे कर्ण कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसका नाम हो जाता है ए, बी और सी। और इसमें कोण बी कितना है? तो 90 डिग्री है। तो पहला फैक्ट, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसका नाम यदि पूछा जाए तो ए सी, ए और सी। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसे हम लोग आधार कहते हैं, जिस भुजा का नाम जो है वो हो जाएगा बी सी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और नीचे वाला जो आधार होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, जबकि जो एक शेष बचा है उसे हम लोग
लंब कहते हैं। इसमें लंब का जो भुजा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ए बी, यानी कि एक हो गया ए सी, एक हो गया बी सी, जबकि एक हो गया ए बी। यानी कि इसमें पूछा जाए कि कर्ण की भुजा क्या है, तो ए सी है, आधार की भुजा क्या है, तो बी सी है, जबकि लंब की भुजा जो है ए बी है। इसी में हम लोग रिलेशन बैठाते हैं। इसी में हम लोग क्या बैठाएंगे, तो रिलेशन बैठाएंगे। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें इस तीनों में, यानी कि लंब, आधार तथा कर्ण, इस तीनों में पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा, यदि पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो कर्ण होती है। और लंब और आधार जो होता है कभी आपस में बदलते रहते हैं, यानी कभी आधार का मान बड़ा हो जाता है तो कभी लंब का मान बड़ा हो जाता है, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा और हमेशा सबसे बड़ी भुजा किसे मानते हैं, तो कर्ण को मानते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है जिससे हम लोगों को सिद्ध करना है, उसी रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि इसका जो रिलेशन हम लोग को सिद्ध करना है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें ये रिलेशन पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने भुजा कर्ण जो है इसे लिए हैं ए सी, यानी कि ए सी स्क्वायर, लंब को लिया गया है ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर, प्लस आधार को लिया गया है बी सी, यानी कि बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यही होता है। इसे हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं, समझना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजा जो होती है उसमें लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी फिर से समझें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब स्क्वायर तथा आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय में इसी पॉइंट को सिद्ध करना है, जो हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 साल के अंतराल पर पूछ ही लिए जाते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। इसमें यदि परिभाषा पूछे तो होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य भुजा जो होती है उसमें दो लंब और आधार उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। किस तरह हमने पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इसे सिद्ध करना है तो हम इससे संबंधित एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें ए बी
और सी। एक समकोण त्रिभुज लिया गया है जिसमें त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी और सी। इस त्रिभुज में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो इसमें किसी भी प्रमेय जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया है उसको लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसको इसमें लाना है, यानी सिद्ध क्या करना है। और कोई भी प्रमेय हो उसमें हम लोग अलग से कुछ अपने से जो भी प्रक्रिया करते हैं उसे हम लोग रचना के थ्रू पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें प्रमाण देंगे, यानी कि कैसे कैसे यह हम लोग करेंगे कि वह हमें यह सिद्ध कर दिया जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है, प्रश्न में दिया है। इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि इसमें सिद्ध क्या करना है। इसमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ अपने से रचना करते हैं। कोई भी प्रमेय बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रचना की जाती है, तो इसमें हम लोग रचना करते हैं और देखते हैं क्या मैं करता हूँ कि कोण बी जो है, शीर्ष बिंदु जो बी है, इससे एक लंब डालते हैं, किस पर, तो AC पर। देखा जाए इसमें क्या रचना है कि कोण बी यानी शीर्ष बी से भुजा AC पर एक लंब डाला गया जिसका नाम हम लोग B और यहाँ पर रख लेते हैं D, यानी कि क्या हो गया, शीर्ष बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब डाला जिसका नाम BD हुआ। तो इस रचना में हम लोग लिखते हैं कि शीर्ष बिंदु B से, शीर्ष बिंदु B से एक लंब डाला तथा D तक मिलाया। इसे हम लोग और के भाषा में यानी या के भाषा में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि BD लंब है किस पर, AC पर। ध्यान से देखें कि ये जो BD है ये किस पर लंब है, तो AC पर, यानी कि रचना में हम लोगों ने किया शीर्ष बिंदु B से एक लंब डाला तथा D तक मिलाया, यानी कि D तक मिलाया। इसमें BD जो है लंब है किस पर, AC पर, BD लंब है जो AC पर। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक रचना तक कवर किया है। तो हम लोगों ने अभी तक रचना तक कवर किया था। अब हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर पहुँचेंगे और इसमें हम लोग प्रमाण देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रमाण, यानी कि इसे कैसे कैसे कर कर हम लोग अपने पाइथागोरस प्रमेय तक पहुँच पाएंगे। तो एक त्रिभुज है समकोण क्या, तो ABC, और इसमें एक लंब डाला गया है, BD लंब है AC पर। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो 3 त्रिभुज की रचना हुआ है, 1, 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज। पहला ABD, दूसरा BC
डी सी, जबकि तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज, जबकि एक बड़ा वाला त्रिभुज जो बड़ा है ए बी सी। तो हम लोग प्रमाण में सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड वाला त्रिभुज को लेंगे और बड़ा त्रिभुज लेंगे, यानी कि एक बार हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं इस तरह ए बी और बी, और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, यानी कि इसको हम लोग बी मान लें, ठीक है, और इसको ए मान लें और इसको सी मान लें, तो हो गया ए बी सी। इस तरह हम लोग एक बार ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक। और दूसरे टर्म में क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज यानी कि डी बी और क्या हो जाएगा सी, और एक बड़ा वाला त्रिभुज 90 डिग्री अभी है ये, यानी कि ये वाला त्रिभुज में बी, ये वाला सी और ये वाला ए हो जाएगा। हमने इसे पहले से ही सिस्टमेटिक ढंग में सजा दिए हैं, ये हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो पहले क्या किया जाएगा, तो ये वाला त्रिभुज जो है इसे हम लोग सबसे पहले समरूप सिद्ध करेंगे, फिर इसको भी हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, और एक समीकरण ये बनेगा, दूसरा समीकरण ये बनेगा। ये दोनों समीकरणों को हम लोग यदि जोड़ देंगे तो हम लोगों को यह प्रमेय प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग ए बी डी तथा ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोण ए और इसमें कोण ए, ये दोनों भुजाएं कोण जो हैं दोनों त्रिभुजों में एक जैसा है, यानी कि एक ही है। तो इससे हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, किस कोण से, तो वो है निष्ठ कोण से, किससे हुआ, उभयनिष्ठ कोण से। इसमें और ध्यान से देखें तो ये कोण डी और ये कोण बी दोनों क्या है, तो 90 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी कितने से, तो 90 डिग्री से। इस तरह यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण समान हो जाए तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक ही अपने आप समान हो जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कोण कोण यानी कि एंगल एंगल समरूपता से क्या हुआ, दो कोण बराबर हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है, तो समानुपाती होती है या बराबर होती है। तो कह सकते हैं यदि ये दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप, दो त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप, तो अतः इनकी भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। इस तरह देखा जाए तो हम लोग को ये वाला भुजा इससे बराबर हो जाएगी, ये वाला इससे बराबर हो जाएगी, और नीचे वाला नीचे से बराबर हो जाती है। तो ऐसे देखा जाए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर गौर करना है, सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें देखा जाए कि हम लोग को ए बी तो लेना है, ए डी भी लेना है, इसके बाद हम लोग को ए बी भी है और ये भी है।
हम लोग को इसमें क्या नहीं लेना है, तो बी और डी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सिद्ध जो करना है इसमें बी डी का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो बी डी को हम लोग यदि काटते हैं तो इसकी संगत जो भुजा है इसमें इस कट जाती है, इसलिए बराबर होती है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे काटा गया तो इसका संगत भी काट दिया गया। अब क्या होगा कि इसके संगत लेते हैं ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर ए डी बटा में ए बी, ए डी बटा में ए बी। इसको यदि तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो ए बी मिलकर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसमें गुणा हो जाएगा सॉरी इसमें ए डी, इसमें क्या होगा तो ए डी बटा में ए बी। तो इसमें तीसरा चीज गुणा हो गया ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें भी हम लोग सरांग समता सिद्ध करेंगे और इसी तरह समीकरण दूसरा मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को, और इससे हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को और मिलते हैं अगले स्लाइड में, इसलिए कि इसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमने समीकरण 1 में क्या लाया था, तो ए बी स्क्वायर जो था वो ए सी इंटू ए डी था, समीकरण 1। इसी तरह हम लोग ये त्रिभुज लेंगे बी सी या बी डी सी, त्रिभुज बी सी डी तथा एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखा जाए कि ये कोण बी डी जो है और बी जो है आपस में बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी किससे 90 डिग्री से, तथा इसमें देखा जाए कि कोण सी जो है कोण सी के बराबर है। तो कोण सी बराबर है कोण सी के किससे, तो उभय निष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, क्योंकि ये दोनों जो कोण है दोनों एक ही है, इसलिए यह क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं। तो दो कोण जब बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज बी सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यदि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर होती है। इसमें भी हम लोगों को देखना है कि बी डी को नहीं लेना है, बी डी इसको नहीं लेंगे तो ये वाला भी संगत भुजा कट गई, बचा जो उसे लिखा जाए। तो ये है बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी, और ये हो जाएगा डी सी बटा में बी सी, डी सी बटा में बी सी। इसको भी तिर्यक गुणा किया जाए तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू बी सी, समीकरण 2। हम लोग को यह जो त्रिभुज था संगत बनाने के लिए इसका हम लोग का काम हो गया है। इसे अब दोनों समीकरण जो यहाँ पर है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा यह प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और कहते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो हमारा यह प्रमेय सिद्ध हो गया, जो आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण
2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड, इस दोनों को जोड़ दिया जाए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इधर AC और AD, AC और AD, और यहाँ पर भी AC और BC, AC और DC। इसमें देखा जाए कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर, इस दोनों में C कॉमन है, तो C को अलग कर दिया जाए तो AD प्लस DC बचा है। और यहाँ से देखा जाए AD और CD मिलकर, AD और CD जो है दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, AC बन जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AC इंटू इसके बदले में क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि AC बराबर है AD प्लस BC के। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC बराबर AC स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने सीधे इसे कर लिया, जो परीक्षा में आप लोगों के लिए 5 नंबर का पूछता है। तो हम लोग अपने मैथ के सेक्टर में पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने प्रमेय प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोग पहला प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत ही अच्छे से सिद्ध किए थे। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि उससे जस्ट उल्टा आज का प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। कल का जो हम लोग का प्रमेय था पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो इस पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि ये सिद्ध करना था, लेकिन ये जब उल्टा है तो ये दे दिया है। और क्या सिद्ध करना है कि पहली जो भुजा है, पहली भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है जिस भुजा, जो भुजा मैंने बताया या बताने वाले हैं, उस भुजा के सम्मुख सामने वाला कोण, सम्मुख कोण समकोण, यानी कि 90 डिग्री होते हैं या होता है। तो आज का हम लोग का जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसमें है किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। तो इससे हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे। एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिया, इसको थोड़ा आगे करते हैं। एक त्रिभुज लिया, इसका नाम ABC है। इसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय वाला पॉइंट पहले से ही उपस्थित कर दिया है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसके सामने वाला, ये भुजा पहली हो गई, पहली भुजा के सामने वाला जो ये कोण है ये 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले किसी भी प्रमेय में हम लोग को पहले ये देखना होता है कि उस प्रमेय में क्या क्या दिया है। तो इसमें देखिए दिया है ये वाला बात कि पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, तो पहले दिया है, लिखा जाए यहाँ पर दिया है क्या कि AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर जो है AB
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये हम लोग को प्रश्न में दे दिया है। इससे हम समीकरण 1 मानते हैं। ये समीकरण हमें आगे काम आने वाला है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण B जो है 90 डिग्री है। यानी इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। दोनों बात एक ही हुआ। कोण B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करें या ये त्रिभुज ABC को हम समकोण साबित कर दें। इसमें हम लोग प्रमेय जो कुछ भी होता है कोई भी, उसे हम लोग को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ अपने से जो कुछ भी प्रक्रिया करनी होती है उसे रचना के थ्रू करते हैं, यानी अपने से कुछ ऐड करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रचना कहेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जैसा एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे। ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन उसे हम पहले से ही समकोण त्रिभुज मानेंगे। और क्या करेंगे कि एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, इसे P, इसे Q और इसे R, जहां कोण Q 90 डिग्री लेते हैं। हमने रचना में क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका नाम PQR है, जिसमें कोण B जो है, कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। इसमें दो और कार्य करेंगे हम लोग। इसमें जो AB भुजा है, इसमें PQ भुजा के बराबर मानते हैं रचना में, और B और C जो भुजा है इसके बराबर हम लोग QR को लेते हैं। यानी कि इस वाले भुजा के बराबर इसको लेते हैं और इस वाले भुजा के बराबर इसको लेते हैं। और रचना में इसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि PQR एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है, तथा AB बराबर है PQ के, तथा QBC बराबर है QR के। इस सब रचना में हम लोग लिखते हैं। रचना में है कि एक समकोण त्रिभुज PQR लिया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। इससे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। इसे इस तरह कर देते हैं, समीकरण 2 ले लिए। और इसमें क्या कहे थे कि AB बराबर है PQ के और B और C जो है बराबर है QR के, तथा AB बराबर है PQ के, समीकरण 2। तो इसे समीकरण 3। और B और C बराबर है QR के, समीकरण 4। हम लोगों ने यहाँ तक रचना तक कवर कर लिया। क्या क्या था कि एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है हमें। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, कोण भी 90 डिग्री है। इसके समरूप जैसा ही एक अन्य अपने से हम समकोण त्रिभुज लिया, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि AB बराबर कर दिया PQ का और QBC बराबर कर दिया QR का, हो गया बराबर। और इस रचना में हम लोगों ने ऐड कर दिया, जिससे हम लोग अपने प्रमाण में कहीं ना कहीं इसे काम के रूप में लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या होगा, प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे
कि पी क्यू आर में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसको तो हमें सिद्ध करना है। ये अपने से जो रचना किए हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है कि इसके सामने वाला भुजा जो कर्ण है वो पी आर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और शेष दो अन्य भुजा हैं पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर बचा क्यू और आर, क्यू और आर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखें ध्यान से कि इस वाले त्रिभुज में जिसमें हम लोगों ने रचना किया है इसमें हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसे सिद्ध किया था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ जैसा था वैसा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखना बच्चे कि यहाँ पर जो पी क्यू है और यहाँ पर क्यू आर है, यहाँ पर देखा जाए रचना में देखा जाए कि पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तथा क्यू आर जो है बी सी के बराबर है। तो हम लोग यह कह सकते हैं रचना से, समीकरण 3 और 4 से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले लिखते हैं समीकरण, इसे बाद में लिखते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के बदले हम लोग क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, और क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। कहाँ से हम लोगों ने लिखा? तो समीकरण किससे? तो 3 और 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ पर समझें कि पी क्यू जो बराबर था ए बी के, और क्यू आर जो बराबर है वो किससे है? तो बी सी से। तो हमने ऐसे जैसा कर दिया, पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं। ए बी सी जो यहाँ पर है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये वाला पॉइंट जो है ध्यान से देखें। समीकरण 1 जो है इसे देखा जाए, इसमें देखिए ए बी स्क्वायर जो है और बी सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? तो ए सी स्क्वायर के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। यानी यहाँ पर पी आर स्क्वायर बराबर इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ए सी का स्क्वायर। कहाँ से बच्चों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए, दोनों का यदि वर्ग हटा दिया जाए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। पी आर बराबर हो जाएगा ए सी, पी आर बराबर हो जाएगा ए सी। तो हमने ये दो बराबर रचना में किए थे और ये बराबर लेकर आ गए। तो यदि दो त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो सरांग समता नियम जो होती है उसमें क्या होता है कि यदि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इसे समीकरण हम लोग क्या माने? तो 4 है, तो इसे हम लोग 5 मान लेते हैं। तो देखा जाए समीकरण 3
समीकरण 4 और समीकरण 5, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से समीकरण 3, 4 तथा 5 से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। हो गया सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो जाता है तो इसके संगत जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा जाए कि यदि यहाँ पर कोण Q 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी B कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण Q बराबर क्या है, कोण B बराबर कोण Q, और कोण Q का मान हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो लिए हैं कोण Q बराबर 90 डिग्री। कहाँ से, तो रचना से लिए हैं। तो कोण Q बराबर 90 डिग्री हुआ तो कोण Q बराबर 90 डिग्री, चूंकि कोण Q बराबर 90 डिग्री, अतः कोण Q बराबर है कोण B के, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण B बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने कल के सेशन में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए थे। आज हमने पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध किया। इसी तरह आप लोग के सामने एक के बाद एक करके प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक एक प्रमेय लगभग 10 दिया जाएगा, जिससे आपके परीक्षा में लगभग 10 नंबर कवर हो जाएंगे। तो थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं और थेल्स प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि थेल्स प्रमेय जो था उसमें जो हम लोग के लिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें यूज होने वाला है, जिसे हमने आप लोगों के लिए पहले से ही रखा है, जो समझने में आसानी होगा। तो इसमें आप लोगों के लिए पहला फैक्ट क्या समझना है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है, यानी कि जो हाइट होती है, वो त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से क्या होती है, बाहर होती है। इसमें बस यही समझना था कि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो ऊंचाई जो होती है वो त्रिभुज से बाहर ली जाती है। ठीक। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखा, एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो इस तरह देखें कि ये 2 समानांतर रेखा है L और M, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच यह एक आधार मैंने माना है। इस आधार से 2 त्रिभुज बनाया है, देखिए ABC, और दूसरा इसी आधार से ADC, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय से संबंधित 2 पॉइंटों को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अधिक कोण त्रिभुज जो होती है उसमें जो शीर्षलंब होता है वो त्रिभुज से बाहर ले जाता है, जबकि दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच खींची गई 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं अपने प्रमेय के अंतर्गत, और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, कवर करते हैं कि हमारा थेल्स प्रमेय क्या है। तो बढ़ते हैं अपने थेल्स प्रमेय की ओर और समझते हैं कि थेल्स प्रमेय जो होता है उसे हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। तो थेल्स प्रमेय जो है दिया है कि किसी त्रिभुज में, किसी
त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, यानी कि यह थोड़ा रफ साइड से थोड़ा करते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिया, ठीक है। किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, किसी भुजा के समानांतर, तो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, 3 भुजा है। किसी भी भुजा के समानांतर हम लोग एक अन्य रेखा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेखा लिया, इस त्रिभुज का नाम हमने दिया ए बी सी तथा इसको डी और ई, ठीक है। दिया किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को जिस पर हम लोगों ने ये बनाया है, ये भुजा और ये भुजा और ये वाला और ये वाला समान अनुपातों में विभाजित करती है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर यदि सरल रेखा खींचा जाए तो शेष से 2 भुजा जो है ये समान अनुपातों में बढ़ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ कि ये ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में ई सी ई या ई सी, इस तरह हम लोग को यह सिद्ध करना होता है। तो हम लोग जो थेल्स प्रमेय था उसे हम यहाँ पर जिक्र कर दिए और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला क्या है। तो थेल्स प्रमेय से संबंधित हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें डी ई जो है समानांतर है बी सी के। ए बी सी एक त्रिभुज में डी ई जो है समानांतर है बी सी के। सिद्ध हम लोग को क्या करना होगा कि ए डी बटा बी डी ए ई बटा ई सी ये सिद्ध करना है। और इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे जो हमेशा हम लोग प्रमेय के अंतर्गत करते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि दिया है क्या। दिया है पहला ए बी सी एक त्रिभुज लिया जिसमें डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी। इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रश्न में क्या दिया था कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हम लोगों ने डी ई समानांतर लिया है बी सी के। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजा जो शेष बची है ये समानुपाती होते हैं। यानी कि ए डी बटा में बी डी बराबर होगा ए ई बटा में सी ई का। यानी कि ये हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ रचना करते हैं। रचना जो अलग से जो कुछ भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, इसमें रचना हम लोग करेंगे क्या कि बी को ई से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे और सी को डी से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि डी से ए ई पर एक लंब डालेंगे, एक लंब डाला जाएगा, जबकि ई से ए डी पर एक लंब डालेंगे, यानी कि एक लंब डाला गया। और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया एम
और n, m और n। तो हम लोग रचना के थ्रू देखिए क्या किया गया है कि b को e से मिलाया तथा c को d से मिलाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि dn लंब डाला AE पर, दूसरा EM लंब है AD पर। तो इससे हम लोग रचना में लिखते हैं पहला पॉइंट कि B से E को मिलाया, E को तथा C को D से मिलाया। दूसरा हमने क्या किया, इसे थोड़ा समझना है कि DN लंब है AE और दूसरा है कि EM लंब है AD। तो DN लंब है AE के तथा EM लंब है किसके, EM लंब है किसके, AD के। क्या है, AD के। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी रचना तक पहुँचे। अब हम लोग इसके प्रमाण की ओर पहुँचेंगे और समझेंगे कि इसे हम लोग कैसे शेष जो भुजाएं हैं वह भुजा जो होती है समानुपाती होती है। तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे कि प्रमाण हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि पहले हम इस वाले साइड पर हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज के इस वाले भुजा पर काम करेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज कौन कौन लेंगे, तो ADE को पहला त्रिभुज लेंगे ADE को, जबकि दूसरा जो त्रिभुज हम लोग लेंगे वो BDE को। फिर से समझें, पहले बार में हम लोग इस वाले भुजा पर काम करेंगे, जिसमें हम लोग लेंगे ADE त्रिभुज तथा BDE त्रिभुज। जबकि दूसरे में हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले भुजा को समझेंगे और इस वाले भुजा से दो त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे ADE तथा दूसरा लेंगे CDE को, और उससे संबंधित हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब करेंगे क्या कि इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती सिद्ध करना है, इसलिए समानुपाती कर देंगे। इस वाले भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, समानुपाती करेंगे। तो चलते हैं, पहला है ADE त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी वही फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका समीकरण 1 लिखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि त्रिभुज में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, और ये बटा में है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। इसी तरह इसमें भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई किया जाएगा।
तो समझते हैं इसमें आधार और ऊंचाई क्या लेते हैं। तो समझना, त्रिभुज ए डी ई लिए हैं हम लोग। तो त्रिभुज ए डी ई में हम लोग जो ऊंचाई लेंगे वो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला लेते हैं। क्या लेंगे? तो इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या है? तो ई एम है। क्या है? ई एम है। तो इसके बाद इस वाले त्रिभुज के लिए ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। यानी कि अधिक कोण हमने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो किधर होता है? त्रिभुज से बाहर होता है। तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी हाइट हो जाएगा ई एम, और इस वाले त्रिभुज के लिए भी जो हाइट हो जाएगा ई एम, और आधार क्या होगा इस वाले त्रिभुज के लिए? ए डी, तथा इस वाले त्रिभुज के लिए बी डी। तो देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में आधार लिया जाएगा ए डी तथा शीर्षलंब क्या लिया जाएगा? तो ई एम या एम ई कह सकते हैं। तो ई एम। उसी तरह इस वाले त्रिभुज में हम लोग आधार क्या लेंगे? तो बी डी, और ऊंचाई क्या लेंगे शीर्षलंब में? तो ई एम। तो आधार ले लें हम, क्या लेंगे आधार? तो बी डी, तथा ऊंचाई क्या ले जाएगा? तो ई एम। ठीक है। अब इसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ कट रहा है। 1/2 से 1/2 कट गया, और ई एम से ई एम कट गया। बचा क्या? ए डी बटा में बी डी। ए डी बटा में बी डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या बचा है? ए डी बटा में बी डी। इससे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं। इस वाले भुजा पर हम लोगों के लिए जो शीर्षलंब लिया जाएगा वो हो जाएगा डी एन। इस वाले त्रिभुज के लिए जो हो जाएगा इधर वाली भुजा के लिए शीर्षलंब डी एन। ठीक है, या एन डी लिखें या डी एन लिखें। और इस वाले त्रिभुज जो लिया जाएगा इसको, ये वाला सी डी ई, इसके लिए अधिक कोण यह त्रिभुज हो जाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज के लिए बाहर वाला जो खींचा गया है इसे हम लोग शीर्षलंब कहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तथा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करें? एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। देख लिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया? ए डी ई। लेकिन इधर वाले भुजा के लिए हम लोग के लिए शीर्षलंब क्या हो जाएगा? ई एम, सॉरी डी एन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसे हम लोग फिर से वापस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग समझते हैं इसको। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसके लिए बच्चे? इसके लिए तो डी एन आधार हो जाएगा ई, जबकि शीर्षलंब हो जाएगा डी एन। तो आधार लिखे हम ए ई, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा? तो डी एन। शीर्षलंब क्या हो जाएगा? डी एन। उसी तरह इसमें भी 1/2 आधार क्या हो जाएगा? तो ई सी ई, जबकि शीर्षलंब देखिए ये त्रिभुज हो गया, इससे बाहर जो है ये हम लोग के लिए अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए
शीर्षलंब जो होते हैं वह बाहर की ओर होता है, तो क्या हो जाएगा DN। क्या हो जाएगा DN। इस तरह हम लोग देखें कि इसमें भी कुछ कट रहा है, 1/2 और 1/2 और DN से DN कट रहा है। इसमें बचा AE बटा में EC या CE कह सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ CDE, इसमें क्या बचा AE बटा में CE। समीकरण क्या हो जाएगा 2। हम लोग अब इसके बाद समझेंगे कि वह समझे थे हम लोग कि जब एक समानांतर रेखा होती है और एक समानांतर रेखा के अंदर एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग समझेंगे इसे कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो हमने बताया कि अभी कि एक समानांतर त्रिभुज लिए थे और समानांतर रेखा लिए थे, और इस समानांतर रेखा के अंतर्गत 2 त्रिभुज ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये एक ही आधार वाला है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज बना है BDE, जबकि दूसरा त्रिभुज CDE बना है। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे तो बराबर होंगे। तो लिखते हैं इसको हम लोग कि लिखेंगे कि चूंकि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के, ठीक है। अब हम लोग को गौर करना है कि इस पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ पर देखेंगे कि देखा जाए कि यहाँ पर एरिया ऑफ BDE बराबर है किसके एरिया ऑफ CDE के। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ ADE क्या है बटा में एरिया ऑफ BDE के। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है बटा में देखा जाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है। तो एरिया ऑफ BDE बराबर है किसके तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। यानी लिख देते हैं समीकरण 3। तो हो जाएगा समीकरण एरिया ऑफ त्रिभुज में क्या हो जाएगा तो CDE। यानी कि समीकरण 1 में हम लोगों ने
किसका मान रखा, तो समीकरण 3 का, यानी यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD बटा में BD, AD बटा में BD, इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 4। यहाँ पर हम लोग के लिए देखना है कि यहाँ पर हम लोग का जो प्रमेय है लगभग सिद्ध हो चुका है, इसे हमें गौर से देखना है। हम लोग समीकरण 4 तथा समीकरण 2 को देखना है, समीकरण 4 तथा समीकरण 2 को देखना है। तो देखा जाए तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हम लोग के लिए, बराबर हो गया। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। जो हम लोग के लिए सिद्ध करना था, तो लिखेंगे। अब थोड़ा मिटाते हैं इधर और समझते हैं। लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से, यदि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, RHS भी बराबर होगा, ठीक है। तो LHS बराबर है, RHS हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे AE बटा में क्या हो जाएगा, BD। देखें तो यहाँ पर क्या है, AD है, सॉरी AD बटा में क्या है, BD, तथा AE बटा में क्या है, CE। तो हम लोग को बच्चों यही हम लोग को सिद्ध करना था, यानी कि हेल्स प्रमेय के अंतर्गत हम लोग को यही सिद्ध करना था कि जो शेष भुजाएं जो होती है, वह समान अनुपातों में विभाजित करती है। तो हम लोगों ने इसे सिद्ध कर लिया, अच्छे ढंग से सिद्ध किया था, जिससे हम लोग आज अब उससे आगे वाले, उसके उल्टे वाले को सिद्ध करेंगे। यानी कि थेल्स प्रमेय जो हम लोगों ने सिद्ध किया था, उसका जस्ट उल्टा जो होता है उसे हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को अध्ययन करते हुए हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि कैसे यह होता है, और हम लोग इसे सिद्ध कर अपने टॉपिक, यानी कहने का मतलब यह है कि किताब से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने प्रमेय की ओर और समझते हैं कि आज का जो प्रमेय है वह क्या कह रहा है। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है, यदि एक रेखा, एक त्रिभुज है और उसमें एक रेखा है, यानी कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक त्रिभुज है और एक रेखा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है
पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए, बी और सी। पढ़ते हैं फिर से। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ए बी और एक ए सी लेते हैं और इनके कोई बिंदु लेते हैं और इसे एक ही अनुपात में क्या करते हैं तो विभाजित करते हैं, यानी कि ए बी के भुजा बिंदु डी पर करते हैं, जबकि ए सी जो है बिंदु ई पर करता है। यानी कि इस तरह हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये डी ई है वो समानांतर है बी सी के। यही हमें थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा जो है दो भिन्न भिन्न भुजा वाले दो भिन्न भिन्न भुजा जो हैं उनको एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो ये दोनों रेखाएं जो होती है यानी कि डी ई और बी सी समानांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी दिया है, पहले हम लोग इसे लिखते हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और यह जो रेखा है डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग अनुपात में ही लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर लंबा होगा। तो इसे लिखते हैं हम लोग कि ए डी बटा में बी डी, ए डी बटा में बी डी और ए ई बटा में सी ई, ठीक है। ये इससे हम लोग समीकरण एक मानते हैं, इससे समीकरण हम लोग एक मानते हैं। हमें सीधे क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी जो है समानांतर है बीसी के। हम लोग कभी भी किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसमें रचना करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रचना क्या करेंगे कि इस डी से ई वाले बिंदु के थोड़े ऊपर हम लोग एक बिंदु लेंगे जिसका नाम हम लोग ई डैश करेंगे। इससे ऊपर एक बिंदु लेते हैं, इसके ऊपर तो ई के ऊपर हम लोग एक बिंदु लेते हैं, जिस बिंदु का नाम हम लोग ई डैश कर देते हैं, ठीक है। रचना में क्या होगा कि डी ई डैश समानांतर किसके लिए, बीसी के। क्या लिया गया, डी ई डैश समानांतर किसका हुआ, बीसी का। अब हम लोग इसमें प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को देखते हैं ए बी सी, और ए बी सी में हम लोग इसे देखते हैं मध्य बिंदु जो है डी और ई डैश। इसमें सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में इस वाले भुजा को ई डी और ई वाले भुजा को नहीं,
डी और ई डैश वाली भुजा को यहाँ पर देखिए, और इसके ये समानांतर जब है तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो प्रमाण में लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जब डी ई डैश समानांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समानुपाती होती है, यानी कि ए डी बटा में बी डी, ए ई डैश बटा में सी ई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ए डी बटे में बी डी बराबर है ए ई डैश बटा में सी ई डैश। इसे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। हम लोग थोड़ा गौर करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 पर। समीकरण 1 में यहाँ पर ए डी बटा बी डी है, और यहाँ पर भी समीकरण 2 में ए डी बटा बी डी है। तो दोनों में यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड हम लोग दोनों का बराबर कर देंगे। तो देखते हैं ए ई बटा में सी ई बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटा में सी ई डैश। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने से हम लोग दोनों तरफ 1 से जोड़ देते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो ए ई बटा में सी ई प्लस 1 करते हैं, प्लस 1 बराबर, इसमें क्या करें कि ए ई डैश सी ई डैश प्लस, इसमें भी क्या कर दें तो 1 कर दें। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर हिसाब किताब करते हैं जोड़कर। तो देखा जाए कि यहाँ पर कैल्शियम लिया जाए और यहाँ पर हो जाएगा सी ई, और ऊपर देखिए तो हो जाएगा ए ई प्लस सी ई। ठीक है। और यहाँ पर सी ई डैश है, तो यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा ए ई डैश और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी ई डैश। ठीक है। अब देखते हैं कि ए ई प्लस सी ई क्या होता है। ए ई प्लस सी ई बराबर क्या होगा, तो इसे अगर जोड़ा जाए तो पूरा प्राप्त होगा हम लोग के लिए ए सी। यहाँ पर क्या है तो ए ई है, और यहाँ पर क्या है तो सी ई है। इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए सी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो ए सी प्राप्त होगा, यानी कि ए सी। अब बटा में क्या हो जाएगा सी ई। ठीक है। आगे चलते हैं। ए ई डैश और सी ई डैश, इस दोनों को जोड़ दिया जाए तब पर भी ए सी ही प्राप्त होगा, यानी कि ए सी बटा में सी ई डैश। ठीक है। इस तरह देखा जाए कि ये ऊपर वाला जब बराबर है तुलना करने पर, तो नीचे वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि सी ई बराबर है सी ई डैश पर, समीकरण 3 कहते हैं।
यहाँ पर देखा जाए कि CE और CE डैश दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यानी हम लोग समझ बता सकते हैं इसको कि CE और CE डैश दोनों जब बराबर हैं तो ये एक ही बिंदु पर होंगे। क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। जब ये एक ही बिंदु पर होंगे तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक समपाती है। यानी कि ये वाला जो रेखा है DE डैश और DE दोनों एक ही रेखा पर है, यानी कि ये दोनों बिंदुएं क्या हैं, समपाती है। तब दोनों बिंदुएं समपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि DE जो है ये वाला इसके बराबर है, तो DE जो है वो किसके समानांतर हो जाएगा, BC के। तो समीकरण 3 से BC DE जो है समानांतर हो जाएगा BC के। तो इस तरह हम लोगों ने हेल्स प्रमेय के विलोम को अच्छे ढंग से सिद्ध किए हैं। इसके आगे ऐसे ही प्रमेय आप लोगों को मिलता रहेगा। कृपया इसे कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके बाद वाला वीडियो आप लोगों के लिए कौन सा होना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।